नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब ईरान में मौलवियों की मुल्लाओं की जो सल्तनत है वो खतरे में पड़ गई है। तो क्या ईरान में रिजीम चेंज होगा? 79 में जब ईरान में क्रांति हुई थी, उसके बाद वहां से रजा शाह पहलवी को भागना पड़ा और उसके बाद से तब से अब तक वहां पर मुल्लाओं की जो हुकूमत है वो कायम है। अब वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो इस बार कुछ हालात बहुत ज्यादा बदले हुए हैं। ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान एक बड़बोला देश है, उसके पास वो ताकत नहीं है जो इसराइल के पास है। और इसराइल की जो असली ताकत है वो है अमेरिका। अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर जो सबसे ताकतवर कंट्री है वो इसराइल के पीछे खड़ा है, न कि ईरान के। और ईरान का साथ कौन दे रहे हैं? खुले तौर पर ईरान का साथ दे रहा है रूस और उसके बाद चाइना। रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस युद्ध की मिनट मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। यही हाल चाइना का है। हथियारों से और हर तरीके से आर्थिक तौर पर वो ईरान की मदद करते रहे हैं और अब इस खेल में वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन इसराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल ने पहले ईरान के हाथ पैर काटे, हिजबुल्ला को उसने बिल्कुल कमजोर कर दिया, तो अब तो हिजबुल्ला पानी मांग रहा है। उसने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि अब हमें बख्श दें, हम नहीं कुछ कर सकते। हमास को भी तकरीबन उसने खत्म कर दिया है। और जब उसने ईरान के हाथ पैर काट दिए तो उसके बाद उसने उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। तो ईरान पर यह इल्जाम है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक पहुंच चुका था, बहुत नजदीक। और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया टेलीविजन पर आकर, अपने सरकारी टेलीविजन पर, कि ये हमारी मजबूरी थी। ये जो हमला हुआ है ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि इससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारे वजूद का सवाल है। जिस दिन ईरान के पास परमाणु बम आ गया उस दिन वो इसराइल को तबाह कर सकता है। काफी हद तक सही भी है ये बात। तो वहां अभी जो मौलवियों की जो हुकूमत है, खामनेई की, सुप्रीम लीडर ईरान के धार्मिक नेता, वही सब कुछ है, वही सब कुछ देखते हैं। बाकी पेजेशकियान, जो मसूद पेजेशकियान है, उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं। वैसे भी वो थोड़ा लिबरल माने जाते हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट है। तो मकसद है वहां पर मुल्लाओं की जो ताकत है उसको खत्म करना और उसके बाद वहां एक रजीम चेंज करना। अमेरिका जिमी कार्टर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय से आज तक इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी तरह से वहां से मौलवियों की हुकूमत को उखाड़ फेंके। मैं आपको बताऊं, शाह ईरान, उन्होंने शासन किया था 1941 से 1979 तक। जो जिनको शाह ईरान कहा जाता है, शाह रजा पहलवी। और उनके बारे में यह भी कहा जाता है, शाह रजा पहलवी क्योंकि राजा थे, किंग थे, अगर उनको छींक भी आ जाती थी ना दोस्तों, तो वो अपना इलाज कराने के लिए सीधे लंदन जाते थे अपने चार्टर्ड प्लेन से। अपने 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 क्योंकि किंग थे भाई। तो अय्याशियां तो उस दौर में भी काफी हुई। और उस वक्त लेकिन ये था कि ईरान कट्टरपंथी देश नहीं था, एक बहुत लिबरल, एक उदारवादी। मतलब वहां का रहन सहन आप देखेंगे तो ऐसा लगता था किसी यूरोप के, किसी अमेरिका जैसा देश, ऐसा वहां का रहन सहन लगता था। बहुत खुलापन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मौलवियों ने भड़काया लोगों को और उसके बाद वहां एक क्रांति हुई 79 में। उसके बाद शाह ईरान को भागना पड़ा, तब से वहां पर मौलवियों का राज कायम है। और जिस देश में, इस शब्द को जरा याद रखिए, इसको जरा नोट कीजिए, जिस देश में मुल्लाओं की ताकत बढ़ जाती है, मौलवियों की ताकत बढ़ जाती है, मीन्स कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ जाती है, फिर उस देश में क्या होता है, वो पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। उनके लिए वो किसी से मतलब ट्यूनिंग नहीं कर सकते। वो प्रोग्रेस के खिलाफ है, वो तरक्की के खिलाफ है, वो इंसानियत के खिलाफ हैं। और वो सिवा कट्टरपन घोलते हैं समाज में। इसके अलावा
और उसके अलावा वो महिलाओं के, जैसे ईरान में क्या हुआ, ईरान में देखा महिलाओं को हिजाब नहीं पहना तो उसको मार मार के जेल में डाल दिया, बुर्का पहनो, वो मोरल पुलिसिंग और पता नहीं क्या क्या। तो जिस देश में मौलवियों की हुकूमत होती है, जब वो सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ खराबियां ही खराबियां आती हैं। तो ये ईरान में आ चुका था। इसका मतलब ये है, अभी क्या है, इसराइल ये जानता है कि ईरान के लोग खराब नहीं है, जो आम जनता है वो वहाँ की जो मुल्लायत है उससे वो छुटकारा पाना चाहती है। बहुत सारे, क्योंकि ईरान एक अच्छा देश है, लेकिन वहाँ जिस तरह से मौलवियों ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है, तो उनसे छुटकारा पाना ये बहुत ज़रूरी है ईरानी लोगों के लिए, तभी ईरान का कुछ हो सकता है। अच्छा, एक ले दे के ईरान के पास तेल है और वो तेल भी अभी बिक नहीं रहा है, थोड़ा बहुत बिकता है, कुछ चाइना खरीद लेता है, कुछ रूस खरीद लेता है, वरना ईरान तो बर्बाद हो चुका होता। ईरान के पास है क्या? कुछ नहीं है। तो जो ये लड़ाई चली है, ये शुरू हुई है दोस्तों, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। और ईरान ने इसराइल ने ये कहा है कि अगर आपने मिसाइलें और ज्यादा दागी तो हम आपको जला देंगे। और तेल अवीव पर भी हमले हुए हैं। इसराइल के खिलाफ ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं, दर्जनों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, यहां तक कहा जा रहा है कि उनके आर्मी हेडक्वार्टर में भी काफी नुकसान हुआ है और सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, यहाँ एक बात बड़ा गौर करने की है कि इसराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा, 3-4 लोगों को मार दिया, उनके आर्मी चीफ कमांडरों को सबको मार दिया, और उनके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए, और बड़े ऐसा टारगेट सेट किया, मतलब ऐसा उन्होंने मिसाइल मारी कि एक बिल्डिंग में सिर्फ एक छेद हुआ, जिसको मारना था वो उसको ही मारा, और बाकी कहीं खरोच भी नहीं आई। तो इतनी जो प्लानिंग के साथ जो इसराइल ने काम किया, लेकिन इसराइल ने वहां की सिविलियन आबादी को कुछ नहीं कहा, उस पर हमले नहीं किए। वही बात जैसे कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया, न कि सिविलियन आबादी। लेकिन यहां ईरान ने क्या किया? ईरान के जो दर्जनों ड्रोन उड़े, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें इसने दागी, जो अभी भी कर रहा है ईरान, उससे क्या हुआ? उससे वो उनकी मिसाइलें वहां की सिविलियन, जो पब्लिक के बीच, यानी रिहायशी इलाकों में जाकर गिरी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ईरान कोई जिम्मेदार देश नहीं है, और अगर ईरान के पास खुदा न खास्ता परमाणु बम आ गया तो वो तबाही मचा देगा दुनिया में। अब रही बात कि अगर ईरान में जो इस वक्त जारी है, मैं आपको थोड़ा आंकड़ा बता देता हूं। इसराइल और ईरान के बीच टकराव के दूसरा दिन है। 2 दिनों में 138 लोग मारे गए हैं। ईरान में 138 लोगों के मरने की खबर है। इसराइल ने शुक्रवार रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन के जरिए हमला किया, और इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जब इसमें 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ठीक, बहुत इसमें इसराइल के रक्षा मंत्रालय पर भी एक मिसाइल गिरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे पेंटागन है अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, वैसे ही ईरान का पेंटागन, ईरान का जो रक्षा मंत्रालय है, उसमें भी ये मिसाइल गिरी हुई है। कहने वाले कह रहे हैं काफी नुकसान हुआ है सूत्रों के हवाले से, लेकिन इसराइल ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। और इसराइल के रक्षा मंत्री काइट्स ने शनिवार ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने और मिसाइलें दागी तो हम तेहरान को जला के भस्म कर देंगे। वहीं ईरान का दावा है कि उसने तीसरी बार इसराइल का F-35 फाइटर प्लेन मार गिराया, और उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा है कि हमने उनका एक पायलट अपने कब्जे में ले लिया है। अब पता नहीं ये खबर सच है या नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर ईरान में राजशाही आ गई दोबारा, जैसा कि अमेरिका भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है, अगर वहां पर राजा का शासन, जैसे रजा शाह पहलवी आए थे, फिर वो 79 में उनको भागना पड़ा क्रांति के बाद, तो क्या क्या असर हुआ? वो उसके लिए अमेरिका को क्या फायदा हुआ? तो अमेरिका को सीधा फायदा हुआ। अमेरिका सीधे अपने बिठाए, क्योंकि वो अपना आदमी बिठा देगा वहां पर, और उसके साथ वो अपनी बातचीत जारी रखेगा, और परमाणु जो संयंत्र है ईरान के, उस पर कब्जा हो जाएगा पूरी तरह से। फिर अमेरिका के लिए और न इजराइल के लिए कोई खतरा बन पाएंगे ये लोग,
क्योंकि अपने लोग बैठा देंगे। एक चीज और है, उसके आने से यानी कि अगर वहां पर राजशाही आती है तो भारत के लिए क्या होगा? तो भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत के ईरान के साथ पुराने रिलेशन हैं, कल्चरल रिलेशन है, और ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट भी एक्टिव है, वो काम कर रहा है। ईरान और भारत के बीच बिजनेस भी है। हाँ, चीन के साथ ऐसा है कि चीन कैसे डील करेगा ईरान के साथ, क्योंकि अभी तक तो चीन खुलकर सामने है। तो चीन कैसे डील करेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो ये मौलाना जो जिनकी सरकार है वहां पर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei, उनसे उनकी ठीक ठाक ट्यूनिंग है। वो उनको हथियार भी बेचते हैं, वो पैसे भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और चाइना उससे तेल भी खरीद लेता है। तो चाइना के लिए क्या फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, पाकिस्तान की स्थिति थोड़ा खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर जो, क्योंकि देखिए, जो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जो मुल्लायत है, जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में भी तो सिस्टम पर हावी है ना मौलवी, वहां भी जो कट्टरपंथी है सिस्टम पर हावी है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में एक फौज है और फौज के कब्जे में एक मुल्क है, और उस फौज के कब्जे में वहां के मौलाना है। तो वो मौलानाओं की जमात भी बनाते हैं, उनको खड़ा भी करते हैं, उनको यूज भी करते हैं, उनसे नारे भी लगवाते हैं, उनसे गालियां भी दिलवाते हैं, उनसे आतंकवादी गतिविधियां भी करवाते हैं, और उनको यूज भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में मुल्ला है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में प्योर पूरी तरह से मुल्लाओं की हुकूमत है। तो पाकिस्तान जो कि एक कट्टरपंथी देश है, सुन्नी इस्लामिक मुल्क है, उसको थोड़ा दिक्कत आ सकती है ईरान के साथ डील करने में, अगर ईरान में राजा का शासन आ जाता है। लेकिन भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चीन के सामने भी एक सवाल जरूर है। तो आने वाले दिनों में ये पूरा जो गेम है वो किस ओर करवट लेता है, लेकिन बड़ी खतरनाक स्थिति है जो देखा जा रहा है। देखिए, ईरान लगातार हमले झेल रहा था, इजराइल लगातार हमले झेल रहा था, कभी हमास के जरिए, कभी हिजबुल्लाह के जरिए, कभी हुथियों के जरिए। तो इन सबको तो कमजोर कर दिया है ईरान, इन सब के हाथ पैर काट दिए हैं इसराइल ने। अब रह गए हैं केवल सुप्रीम लीडर खामनेई। उनका क्या होगा? उनका भी कोई बंदोबस्त बहुत जल्दी इसराइल कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीपी एक्सप्रेस न्यूज़। हम कोशिश करेंगे और वीडियो इस पर बनाएं। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, और हमें आपके जो समर्थन है, आपका जो सपोर्ट है वो चाहिए। नमस्कार।